क्या एक ऐसा देश जहां अलग-अलग संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म हों, शांति से एक साथ रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के लोकतंत्रों का भविष्य तय करता है। तो आज हम पावर शेयरिंग यानी सत्ता के बंटवारे के आइडिया को समझेंगे और देखेंगे कि ये शांति बनाए रखने में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं दो देशों की कहानियों से, बेल्जियम और श्रीलंका। एक ने साथ मिलकर चलने का रास्ता चुना तो दूसरे ने टकराव का। उनके अनुभवों से हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग के अलग-अलग तरीके क्या होते हैं और आखिर सत्ता को साझा करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, दुनिया के ज्यादातर देशों में गहरे सामाजिक, धार्मिक या भाषाई फर्क हैं और इन फर्कों को संभालना किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अलग अलग पहचान वाले लोग, अलग अलग समुदाय एक देश में शांति और एकता के साथ कैसे रह सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही तय करता है कि कोई देश आगे बढ़ेगा या बिखर जाएगा। और इसी सवाल को समझने के लिए हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों ही छोटे देश हैं, दोनों में ही डाइवर्सिटी यानी विविधता है, लेकिन दोनों ने इस डाइवर्सिटी को संभालने के लिए जो रास्ते चुने वो एकदम अलग थे और उनके नतीजे भी। तो सबसे पहले चलते हैं बेल्जियम। बेल्जियम ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जहां उसने अपनी मुश्किलों को समझा और संवैधानिक बदलावों के जरिए सबको साथ लेकर चलने का फैसला किया। अब देखिए, बेल्जियम का मामला ना थोड़ा पेचीदा है। देश की कुल आबादी में से 59% लोग डच बोलते हैं, वहीं 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बचा हुआ 1% जर्मन बोलता है। यही भाषा का बंटवारा वहां टेंशन की एक बड़ी वजह था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। देश की राजधानी ब्रुसेल्स में मामला एकदम उल्टा था। वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, जबकि पूरे देश में डच बोलने वालों की मेजॉरिटी थी। इसी उल्टे समीकरण ने दोनों कम्युनिटीज के बीच तनाव को और बढ़ा दिया था। तो इस टेंशन को सुलझाने के लिए बेल्जियम ने जो किया वो कमाल का था। उन्होंने अपने संविधान को 4 बार बदला। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। दूसरा, राज्यों को ज्यादा पावर दी। तीसरा, ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई जहां दोनों को बराबर की हिस्सेदारी मिली। और तो और भाषा और संस्कृति जैसे मामलों के लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट ही बना दी। ये मॉडल भले ही कॉम्प्लिकेटेड था, पर इसने देश को टूटने से बचा लिया। अच्छा, ये तो थी बेल्जियम की कहानी। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, श्रीलंका का। 1948 में आज़ाद होने के बाद श्रीलंका ने एक ऐसा रास्ता चुना जो बेल्जियम से बिल्कुल उलट था। श्रीलंका में जो आबादी का ताना बाना है वो बेल्जियम से काफी अलग था। यहां सिंहली समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा थी, करीब 74%, और तमिल समुदाय थे लगभग 11%। आबादी का यही असंतुलन आगे की घटनाओं की वजह बना। श्रीलंका की सरकार ने मेजॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद की पॉलिसी अपनाई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मेजॉरिटी वाला सिंहली समुदाय माइनॉरिटी की ज़रूरतों और इच्छाओं की परवाह किए बिना जैसे चाहे देश पर शासन कर सकता था। और फिर 1956 में एक ऐसा कानून आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सिंहली को देश की अकेली ऑफिशियल भाषा बना दिया गया। सरकार ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और यूनिवर्सिटीज से लेकर सरकारी नौकरियों तक में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इन कदमों से तमिल समुदाय को धीरे धीरे लगने लगा कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। इन नीतियों का नतीजा क्या हुआ? दोनों समुदायों के बीच शक और अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई कि देश एक भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की आग में झुलस गया, जिसने दशकों तक देश को तबाह करके रख दिया। तो इन दो अलग अलग कहानियों से हम सीखते क्या हैं? हम सीखते हैं कि पावर को शेयर करना, सत्ता को बांटना कितना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि ये पावर शेयरिंग आखिर की कैसे जाती है, इसके तरीके क्या हैं। देखिए, सत्ता का बंटवारा सिर्फ एक खोखला विचार नहीं है। इससे लागू करने के कुछ ठोस तरीके हैं जो एक स्थिर और निष्पक्ष लोकतंत्र बनाने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कि पावर को सरकार के अलग अलग अंगों और लेवल्स पर कैसे बांटा जा सकता है। एक तरीका है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ही लेवल पर पावर को बांटना। इसमें सरकार की शक्ति लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बीच बटी होती है। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी एक अंग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसी को हम चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। फिर आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम फेडरलिज्म यानी संघवाद भी कहते हैं।
इसमें पावर को ऊपर से नीचे अलग अलग लेवल्स पर बांटा जाता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर राज्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और फिर स्थानीय सरकारें। इससे ये पक्का होता है कि पावर किसी एक जगह जमा ना हो। तो अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये सब करना ही क्यों है? क्यों बांटे पावर? इसके पीछे दो बहुत मजबूत तर्क है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, यानी एक समझदारी भरा प्रैक्टिकल कारण। पावर शेयर करने से समाज के अलग अलग ग्रुप्स के बीच टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है, जिससे पॉलिटिकल सिस्टम स्थिर रहता है, जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा। और दूसरा है मॉरल रीजन, यानी नैतिक कारण। ये तर्क कहता है कि पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, उसका मूल सिद्धांत है। लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों की भागीदारी। और आखिर में ये विचार कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, हमें यही याद दिलाता है कि एक सच्चा लोकतंत्र सिर्फ मेजॉरिटी का राज नहीं होता, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का नाम है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या लोगों को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका सच में सत्ता को बांटना है? बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियां हमें दिखाती हैं कि जब पावर को सबके साथ मिलकर साझा किया जाता है तो देश जुड़ता है, और जब उसे किसी एक समूह के हाथ में केंद्रित कर दिया जाता है तो देश टूट सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।